हेलो, कैसे हैं आप लोग सब? और कैसी चल रही है पढ़ाई? आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? मेरा नाम शीतल सहगल है और हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर देना। तुम लोग देख जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। दूसरा, अगर कुछ भी समझ आए तो प्लीज़ लिख के बताना। पहले जब मैं अपने टाइम पे वीडियोस देखती थी ना और ये सब बोलते थे लोग, तो मुझे लगता था यार क्या क्या लिखना, कमेंट करना। पर फिर भी कभी कभार कर देती थी जब एक्सेप्शनली बहुत अच्छा पढ़ाया किसी ने। पर अब जब मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, और अब मुझे लगता है कि कोई बच्चा कमेंट करके मुझे बताए, कोई मेरा दोस्त, मतलब उन लोगों को मुझे कम्युनिकेट करे कि हाँ समझ आया, नहीं समझ आया, जल्दी पढ़ाते हो, धीरे धीरे पढ़ाते हो और वीडियोस बनाओ, तो कितना अच्छा लगेगा। और अब मैं समझ पाती हूँ कि वो लोग जो बोलते थे ना कमेंट करो, बेचारे मतलब उन्हें भी कैसा लगता होगा जब हम करते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा। खैर, तो तुम लोग करना, मतलब कमेंट करके मुझे बताना। सेकंड, और मेरे से इंस्टाग्राम मेरे पर्सनल अकाउंट पे तुम जुड़ सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगी, ठीक है। चलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बहुत सारे फिनोमेना है, और सबसे आसान जो तुमने घरों में भी देखा होगा, तुमने देखा है एक कांच के ग्लास में पानी भरो और उसमें एक चम्मच डाल दो, चम्मच लगता है बीच से टूटा हुआ है, चम्मच लगता है कि बीच से टूटा हुआ है। दैट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये किस फिनोमेना के कारण ऐसा हो पा रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा हो पा रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है? लाइट की बेंडिंग। रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है? लाइट की बेंडिंग। अब थोड़ा ध्यान से देखो, देखो लाइट की कुछ स्पीड होती है, हाँ। अब लाइट की स्पीड डिपेंड, अब देखो यहाँ पे मान लो एयर है और यहाँ पे तुमने पानी भर रखा है। यहाँ तक तो तुम जानते हो कि पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं डेंस होते हैं, एयर के पार्टिकल खुले खुले से होते हैं, दूर दूर होते हैं, और पानी के पार्टिकल्स थोड़े पास पास होंगे, ठीक है। तो जब एक लाइट यहाँ से जाएगी, इससे जाएगी और इसको जाएगी, तो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। इसको एक तरीके से और समझाती हूँ, देखो लाइट की स्पीड जो होती है ना, पार्टिकल्स के कारण चेंज हो जाती है। लाइट की स्पीड जो होती है पार्टिकल्स के कारण चेंज हो जाती है। सपोज ये एक मीडियम है, ये तुम्हारा एक मीडियम है, ठीक है। और इसके नीचे जो है तुम्हारा पानी है, इसके नीचे तुम्हारा वाटर है, और ऊपर तुम्हारा एयर है। एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, पानी के पार्टिकल्स थोड़े पास होंगे। ये मैं अपना 90 डिग्री ड्रॉ करती हूँ। मान लो रे ऑफ लाइट आके इससे टकराई, रे ऑफ लाइट आके इससे टकराई, तो क्या होगा? सीधी 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 हम एक सीधा लाइन ट्रेस करते हैं, वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। तुम डिफरेंस समझ रहे हो? सीधी जानी चाहिए थी ना, जैसे ये 90 डिग्री है तो सीधी। अरे यार, एक तो ना इस पर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। पेन टैप पे ना अभी भी मेरा हाथ नहीं बैठा है, धीरे धीरे करके बैठ जाएगा। देखो, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रे ऑफ लाइट आएगी तो एकदम बीच से पास हो जाएगी, ये बीच से पास होनी चाहिए, समझ जाना, ठीक है। पर बीच से पास नहीं होती, रादर वो थोड़ी बेंड हो जाती है, या फिर वो थोड़ा दूर चली जाती, जानी इससे थी, अब वो या तो इस जगह से जाएगी या फिर इस जगह से जाएगी। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को बोला गया है रिफ्रैक्शन। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोला गया है? रिफ्रैक्शन बोला गया है, ठीक है। लाइट हमें लगता है कि वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है जब वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में होती है, पर जब उसका मीडियम चेंज होता है तो क्या वो सेम पाथ में ट्रैवल करती है? आंसर है नहीं, वो ट्रैवल नहीं करती। तुमने पॉन्ड के नीचे देखा होगा, ठीक है। तुम जब पॉन्ड के नीचे या फिर नदियों में देखा होगा, जो कुछ ज़्यादा ही साफ नदियाँ होती है, उसमें लगता है कि पत्थर थोड़ी ऊपर की साइड है, पर वो बहुत गहरा होता है। तुम अपना पैर डाल के देखना, तो उसका भी थोड़ा शेप जो होगा ना, शेप नहीं, उसका अपीयरेंस जो होगा लगेगा थोड़ा पास में है, पर वो एक्चुअली नीचे होता है, ठीक है। हम देखते हैं टैंक के बॉटम में देखेंगे, पॉन्ड में देखेंगे, ऐसा थोड़ा सा रेज्ड उठा हुआ लगता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और अगर तुम्हें अभी तक ये फिनोमेना नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ अपने घर के कांच की बॉटल, कांच के ग्लास में एक पेन या पेंसिल पानी भर के डाल के देखना, जो सरफेस है ना उस पर लगेगा वो थोड़ा बेंड हो रहा है, उसी को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। होपफुली थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा होगा। जैसे रिफ्लेक्शन के वो होते हैं ना, रूल्स होते हैं, ऐसे ही रिफ्रैक्शन के रूल्स होते हैं। हमें पढ़ना है दो चीज़, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, और एक प्रिज्म भी पढ़ना है। एक मिनट में देखो, प्रिज्म इस साल है, हाँ इसी साल है प्रिज्म भी। देखो, ग्लास स्लैब के बारे में पढ़े, ये एक्सपेरिमेंट तुम लैब में भी करोगे। 10th में या 12th में, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, पर करना है। देखो ग्लास स्लैब क्या होता है? ग्लास स्लैब
एक ग्लास का बना हुआ स्लैब होता है। ओहो, क्या डेफिनेशन बताई मैंने। नहीं नहीं, रुको, मैं इसकी ना इमेज अटैच कर दूंगी तो तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा ग्लास स्लैब होता क्या है। ठीक है, ग्लास स्लैब में हम देखो यहाँ से ये इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे सीधी आनी चाहिए, पर देखो यहाँ पे थोड़ी सी बेंड होती हुई दिख रही है ना, ये सीधी आनी चाहिए। देखो डॉटेड लाइन दिखा रहा है कि उसको ट्रेस आनी कैसी चाहिए, और जो डार्क लाइन है वो दिखा रहा है जो होती कैसी है। तो यही चीज़ को तुम्हें दिमाग में रखना है। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट जब तुम्हें लैब में कराएंगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। अब हम आते हैं इमेज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के लॉज क्या क्या है। लॉज काफ़ी आसान है, जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज थे कुछ वैसे ही है। जस्ट अ मिनट। कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो पहली रे आती है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, जो दूसरी रे आती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरी चीज़ आती है नॉर्मल, 90 डिग्री नॉर्मल होता है। ठीक है, टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसफर। इंटरफेस क्या होता है, अब सबसे पहले देखो, जैसे ये एक वेसल है, ग्लास मान लेते हैं, ग्लास में इतना पानी भरा हुआ है, तो ये यहाँ पे एयर है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है। ये जो बीच की जगह है ना जहाँ पे चेंज आ रहा है उसे इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। ऑल लाइन द सेम प्लेन। अब एक बार लॉ पे आते हैं। लॉ क्या कह रहे हैं, इंटरफेस का मतलब समझ आ गया। अब देखो लॉ क्या कह रहा है, जो पहली रे होती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, दूसरी रे को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, और तीसरी जो बीच में 90 डिग्री, नॉर्मल माइने 90 डिग्री जो बनता है वो इंटरफेस, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया के इंटरफेस पे जो होता है, सारे सेम प्लेन पे लाई करते हैं, सारे सेम प्लेन पे लाई करते हैं। देखो ये तुम्हारा इंटरफेस है, यहाँ पे पहली ले आ रही है, यहाँ पे ये इंटरफेस, ये 90 डिग्री बना, और ये तुम्हारी डॉटेड लाइन, और यहाँ पे अंदर ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं ना। तो पहला लॉ तो ये रहा। दूसरा कहता है कि रेशियोज, दूसरे लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। तो साइड में स्टार मार्क करके स्नेल्स लॉ लिख के रख लेना। एक कभी कभी बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, उनके सिलेबस में स्नेल्स लॉ है। ठीक है, अब देखो स्नेल्स लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है, साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट। साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट। इनका अगर हम रेशियो लेते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। हमें पता है कि लाइट जो होती है ट्रैवल करती है ओब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसमिट मीडियम टू अनदर, विल चेंज इट्स डायरेक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, 90 डिग्री मेरा, ये जो है मेरा 90 डिग्री है, नॉर्मल है। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आती है तो थोड़ा सा ओब्लिकली बेंड हो जाती है, थोड़ा सा क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, कितनी डायरेक्शन में चेंज हुआ है उस चीज़ में, उस चीज़ को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यह हमें बताता है कि हमारा कितना डायरेक्शन में चेंज आया है। यह हमें क्या बताता है, हमारा कितना डायरेक्शन में चेंज आया है। देखो एकदम ध्यान से सुनो, लाइट फास्टेस्ट, सबसे स्पीड में कब चेंज ट्रैवल करती है, जब वो वैक्यूम में होती है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, आसपास कोई भी पार्टिकल नहीं है, एयर नहीं है, वाटर नहीं है, जब कोई भी मीडियम नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं, नो मीडियम इज़ वैक्यूम। उसे क्या कहते हैं, नो मीडियम इज़ वैक्यूम। तो लाइट की स्पीड हाईएस्ट होती है, कब हाईएस्ट होती है, जब वो वैक्यूम में होती है, और उसकी स्पीड हाईएस्ट कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लास्ट ईयर 9th में तुमने पढ़ा था ना मोशन में कि स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, ये मैंने बता दिया, और जैसे ही वो आएगी, जैसे ग्लास स्लैब में आएगी, ग्लास स्लैब क्या है, ये सॉलिड है ना, बाहर क्या थी, लाइट जो थी बाहर हवा में थी, हवा से सॉलिड में आई, मतलब एयर से सॉलिड में आई। एयर के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर थे, सॉलिड के पार्टिकल्स तो काफ़ी पास पास थे। इस कारण से स्पीड ऑफ लाइट जो होगी डिक्रीज़ हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। चलो इस डायग्राम को अच्छे से देखते हैं। तुम्हारे पास क्या है, मीडियम 1 है, यही मीडियम 2 है। ठीक है, ये मीडियम 1, बाहर वाले मीडियम 1 माना गया है, और ग्लास मीडियम 2 माना गया है। देखो लाइट आ रही है, और ये तुम्हारा एंगल आई दिखा रहा है। एंगल आई मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या होता है, एंगल ऑफ तुम्हारा रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। बताओ क्या होगा इस केस में, मुझे लिख के बताओ, रिफ्रैक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, एन माने नॉर्मल, एन माने
नॉर्मल, एन माने तुम्हारा नॉर्मल, नॉर्मल होता है तुम्हारा 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखो जैसी लाइट आई, लाइट रे का डायरेक्शन दिखा रखा है इंसिडेंट रे का, वो बेंड हो गई, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे, N21, 21 जिस पे मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड V1 बाय V2 से भी बता रखा है, ठीक है। अगर मान लो इसको उल्टा करना है, तो अगर उल्टा जा रही है लाइट, यहाँ से यहाँ को जा रही है, तो V2 ऊपर आएगा, V1 नीचे आएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो इसको भी यूज़ कर लेंगे यार। और अच्छा ये एक और फॉर्मूला है अभी तुम्हारे पास, N इज इक्वल टू, N मीडियम है M से, C बाय V, C बाय V, C होता है स्पीड ऑफ लाइट और फिर स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, दैट्स इट, ठीक है। अब ये बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, तो मैं याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी निकालने के लिए बोलता है पर वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में आएगा, याद नहीं करना है। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन बाय अ स्फेरिकल लेंस। अच्छा अब लेंस कैसे बनती है, जब हम दो मिरर्स को ज्वाइन कर देते हैं तो लेंस बन जाती है। अभी तक हमने दो मिरर कौन कौन से पढ़े हैं, एक मिरर था कनकेव मिरर और दूसरा था कन्वेक्स मिरर। जब इन्हीं दो मिरर्स को तुम ज्वाइन कर दोगे तो तुम्हारी स्पेरिकल लेंसेज बन जाएगी। देखो ये लेंस का एक फॉर्म है, ये लेंस का एक फॉर्म है। नीचे वाली लेंस को कहते हैं कनकेव लेंस, ठीक है, और ऊपर वाली को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस विच इज़ कन्वेक्स लेंस। देखो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, सारी रेज को एक जगह आके समेट देता है, कंसंट्रेट कर देता है। इस कारण से इसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से याद रखना ये कन्वर्जिंग है। क्या है, कन्वर्जिंग, मतलब जितने भी लाइट आएगी उन सबको एक पॉइंट पे आके समेट देती है, एक पॉइंट पे आके समेट देती है। ऐसी एक निकल के आती है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्या होती है, देखो यहाँ पे सीधी सीधी पैरेलल रेज आ रही है ना, अब ये क्या होगी, एक ऊपर की साइड गई, एक नीचे की साइड गई, डाइवर्ज हो गई ना। टॉर्च से तुमने लाइट निकलती हुई देखी होगी, टॉर्च से जब लाइट निकलती है, ये टॉर्च मान लेते हैं, तो इधर उधर इस पूरी फैल जाती है। इस कारण से टॉर्च भी एक प्रकार का क्या हो गया, डाइवर्जिंग एक्शन कर रहा है। सिमिलरली कनकेव लेंस भी डाइवर्जिंग होता है नेचर में। इसको तो याद कर लेना, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग नेचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार इस डायग्राम को एक बार फिर से देख लो, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग के अलावा क्या क्या है। देखो जैसे मिरर में जब हम मिरर बनाते थे तो हम क्या करते थे, यहाँ पे तुम्हारा पोल होता था, यहाँ पे फोकस होता था, यहाँ पे कर्वेचर होता था, यहाँ तक समझे। ऐसे ही अब तुमने क्या करा, अब तुमने दो मिरर को जोड़ दिया, तो तुम्हारे पास अब क्या होगा, इस मिरर का भी तो कोई फोकस होगा, इस मिरर का भी तो कोई पोल हो, कर्वेचर होगा। तो अब क्या कहते हैं हम, अब यहाँ पे इसको F1 नाम दे देते हैं, इसे C1 नाम दे देते हैं, इसे F2 नाम दे देते हैं और इसे C2 नाम दे देते हैं। समझने वाली बात ये है कि जब हम एक मिरर पढ़ रहे थे तो उसका कर्वेचर और फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस होता था। जब हम एक मिरर और लेंस पढ़ रहे हैं तो दो मिरर को ज्वाइन कर दिया तो इस वाले का भी फोकस और कर्वेचर होगा। इसका नाम 1 रख देते हैं और इसका नाम 2 रख देते हैं। तो एक बार वापस से आओ इस डायग्राम में, समझ आया तो मुझे ज़रूर बताना। देखो ये फोकस F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है, ठीक है। यहाँ पे फोकस 1 फोकस 2, ओ सेंटर को ओ बोला गया है लेंस के, दैट्स इट। अच्छा यहाँ पे दो कनकेव, देखो इस साइड वाली भी तुम्हारी कन्वेक्स है और दूसरी साइड वाली भी कन्वेक्स है ना, इसलिए इसे डबल कन्वेक्स लेंस क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस। नीचे वाले को डबल कनकेव लेंस कहते हैं। फिर उसके बाद अगर आगे देखें तो यहाँ पे हमें बता रखा है मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में बता रखा है, कैसे वो बर्न कर देता है पेपर को, सारी हीट को कन्वर्ज करके। फिर उसके बाद नेक्स्ट कन्वेक्स लेंस, और मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सी लेंस होती है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को क्यों लेंगे, क्योंकि वो कन्वर्जिंग नेचर की होगी, कन्वर्जिंग नेचर की होगी। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल एक्सिस, और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो द डिस्टेंस F सिग्निफाई करता है फोकस, अभी हमने देखा। तो दो फोकस होंगे तो उसे फोसाई कहेंगे और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है F1 और F2 से, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो दो फोकस थे ना, F1 और F2। चलो अब उसके आगे बढ़े थोड़ा सा,
तो नाउ यू हैव इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। अब लेंस कैसे इमेज फॉर्म करता है, जैसे हमने मिरर के केस में पढ़ा था ऐसे हमें लेंस के केस में भी पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस में भी सेम चीज़ है, एक बार इन्फिनिटी में रखा तुमने, ठीक है, एक बार बियॉन्ड 2f1 रखा, एक बार एट 2f2 रखा, एक बार बिटवीन f1 एंड 2f रखा। अब ये चीज़ तो तुमको याद रखनी पड़ेगी। देखो एट f वाला तो ऐसे ही याद हो जाता है, एट f वाले पे एट f पे ही बनती है, सेम साइज़ की बनती है। और ये वाला पोर्शन, ये वाले डब्बे का, ये वाले टेबल का ये वाला पोर्शन तो याद करना बहुत ईजी होता है। लास्ट वाले को छोड़ के सारे क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। लास्ट वाले को छोड़ के सारे रियल और इन्वर्टेड है। और सुनो, जहाँ जहाँ इनलार्ज बना हुआ है ना वहाँ वहाँ स्टार मार्क कर लो। इनलार्ज वाले भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनलार्ज कब बनती है, जब बिटवीन f एंड 2f होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब एक बार इसके लॉस पढ़ लेते हैं कि किस किस रूल्स के बेसिस पे हमारे रेस पास होते हैं। ये बहुत इजी है सच में। देखो तुम्हारे पास ये कौन सी लेंस है और ये कौन सी लेंस है, अब तो तुम जानते हो ये वाली कनकेव है और ये वाली कन्वेक्स है। कन्वेक्स है। कन्वेक्स लेंस कैसी होती है, हमारी कन्वर्जिंग नेचर की होती है कि डाइवर्जिंग नेचर की होती है, कन्वर्जिंग नेचर की होती है। और ये जो कन्वेक्स लेंस होती, कनकेव लेंस होती है, कैसी होती है, ये डाइवर्जिंग नेचर की होती है। भूल ना जाना, अभी ऊपर पढ़ा था। तो देखो कोई रे पैरेलल आ रही है, एफ मतलब एकदम पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो F2 से पास हो रही है, समझ गए। अब इस केस में देख लो कनकेव के पैरेलल आ रही है तो ऊपर को निकल जा रही है, पर हम ये पीछे रीट्रेस करके दिखाते हैं। रीट्रेस करना माने जब मिरर के बैक साइड, मतलब जहाँ से रेज आई, सॉरी लेंस के बैक साइड ही तुम बना रहे हो कोई चीज़, तो अब तुम उस केस में रीट्रेस करते हो। तब तुम उस केस में क्या करते हो, रीट्रेस करते हो, पीछे लेके जाते हो। और रीट्रेस हमेशा एक डॉटेड लाइन से होता है। रीट्रेस हमेशा एक डॉटेड लाइन से होता है। देखो पैरेलल आई सीधा निकल गई, पैरेलल आई सीधा निकल गई, ये देखो यहाँ पे ऊपर ये हुए निकल गई। दूसरा केस देखो, जब वो फोकस से पास होती है तो ये जो लाइन है ना प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल निकल जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे देखो फोकस से पास तो हो रही है पर F2 से पास हो रही है, डॉटेड लाइन दिख रही है ना, पैरेलल निकल गई। तीसरा केस, जब वो सेंटर से पास होगी तो वो सीधा निकल जाएगी। सिमिलरली दूसरे केस में भी जब वो सेंटर से पास होगी तो सीधा निकल जाएगी। अब ये रूल्स हो गए हैं तुम्हें। रूल्स कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, 1 नंबर में या फिर असर्शन रीजनिंग में आ जाएगा। वैसे आज सच तो नहीं आएगा, नीचे वाले जो अब हम पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ जाते हैं। ये जो लेंसेज है ना सारी, इसके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो अब हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें लेंसेज के डायग्राम्स पढ़ने हैं, फिर उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा ही बचेगा पावर ऑफ लेंस पढ़नी है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सुनो, समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब कर देना। देखो अब वापस से आते एक एक करके पढ़ते हैं। तुम्हारे पास एक लेंस थी, इस लेंस का नाम बता दो जल्दी से, कनकेव लेंस है कि कन्वेक्स लेंस है। देखो तुम्हारे पास ये लेंसेज है, ये वाली लेंस कौन सी होती है, ये वाली तुम्हारी कन्वेक्स लेंस होती है। कनकेव ना ऐसी होती है, केव जैसी होती है। तुम्हारे पास कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तुम्हारी रेज सारी पैरेलल आ रही है। अभी हमने पढ़ा जितनी भी पैरेलल रेज आती है वो कहाँ से पास होती है, F2 से पास होती है। कहाँ से पास होती है, F2 से पास होती है। तो तुम्हारी इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट था, छोटू सी इमेज बनी तुम्हारी, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड केस, तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन मतलब बियॉन्ड F2 F1 है, 2F1। पहले फोकस को F1 बोलते हैं, दूसरे फोकस को 2F1 बोलते हैं। आप देखो ध्यान से देखो, पहली रे सीधी आई, ठीक है, सीधी आई तो फिर F2 से निकल गई। दूसरी रे सेंटर से पास हो रही है, हमें पता है जो सेंटर से पास होती है वो सीधा निकल जाती है। जहाँ पे 2 रेज मिलती है वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है। जहाँ पे 2 रेज मिलती है वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है। देखो ये A B है ना, तो इमेज फॉर्मेशन A डैश B डैश पे होगी। ये A B है तो इमेज फॉर्मेशन A डैश B डैश पे होगी, ठीक है। तो मतलब अगर तुमने सीधी इमेज ली थी तो जो इमेज बन के आई वो उल्टी बनी, इन्वर्टेड बनी। कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी। अच्छा ध्यान से देखो, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे इमेज बन के आई उसे इमेज डिस्टेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा लेंस के सेंटर से लेते हैं। तो U तुम्हारा हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, और V हमेशा हमारा इमेज डिस्टेंस होता है। यहाँ तक समझ गए।
दूसरा केस पढ़ो, सी वाला केस देखो। अब तुम्हारी 2F1 पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, पहली रेस पैरेलल आई, F2 से पास हो गई, दूसरी रेस बीच से पास हुई, जो हमें पता है बीच से निकलती है वो एकदम सीधा निकल जाती है, और जहाँ पे दो रेस मिलती है उस वहाँ पे तुम्हारी इमेज फॉर्मेशन देखी जाती है। तो देख लो A डैश B डैश तुम्हारी इमेज बनी, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट रखा फिर इमेज बन के आई। फिर उसके बाद अब देख लो बिटवीन 2F1 एंड F1 तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, पहली जो बीच से निकली वो एकदम सीधा निकल गई, दूसरी जो एकदम पैरेलल गई वो नीचे से आ गई, ठीक है। जो पैरेलल जाती है वो F2 से निकल आती है ना। मुझे पता है स्टार्टिंग में ना तुम्हें बड़ा दिमाग का दही हो रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा क्या है, क्या रेस इधर से जा रही है उधर से जा रही है, क्या सेम बात रिपीट हो रही है। नहीं नहीं, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, ठीक है, ठंडे दिमाग से सुनना, इसको आ जाएगा। नहीं आया तो एक बार मुझे कमेंट में बताना, मैं तो पे दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। कभी कभी ना यार मुझे लगता है कि बच्चे की गलती नहीं होती कि उसको नहीं आ रहा, कभी कभी ना उसके पढ़ाने वाले की भी गलती होती है कि वो उसको पढ़ाना नहीं आया। और मैं तो अपने केस में ना यही समझती हूँ कि अगर मेरा स्टूडेंट वो समझ नहीं पा रहा है ना, तो मैं उसको समझा नहीं पा रही हूँ, वो तो वैसा है, मुझे अपने तरीके पढ़ाने के तरीके में चेंज करना चाहिए कि वो मेरे बच्चे को समझ आए कि मैं पढ़ाना चाहती क्या हूँ। खैर चलो, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो तुम्हारा F1 पे ऑब्जेक्ट है, कहीं दूर ये इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन मतलब ये चलती जाएगी, और पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे पे वो नहीं करती, क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये रेस कभी ऐसी हो गई, ये हमेशा सीधी ही जाएगी। और नेक्स्ट केस देख लो, अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, O और F के बीच में है ना AB, तो यहाँ पे जो सीधी गई वो हमने देखा 2F1 से F2 से पास हो गई, और जो बीच से गई वो तो सीधी निकल जाती है। तो इस कारण से हमें इसे रिट्रेस करना पड़ेगा, माने डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनी। अब हम जल्दी से हम देख लेते हैं कनकेव मिरर, कन्वेक्स पढ़ चुके हैं। कनकेव मिरर के 2 ही केसेस हैं, थैंक गॉड, याद करना बहुत आसान होता है। तुम्हारा देखो, तुम्हारी पहले इन्फिनिटी पे रेस पैरेलल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे करके इन्होंने रिट्रेस करके दिखा दी। दूसरी F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है ना, इमेज तुम्हारी यहाँ पे बन गई, समझ गए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। ये चीज़ को तुम्हें याद रखना, देखो लेंस वाले फॉर्मूले में नेगेटिव है, मैंने तुम्हें बताया था कि मिरर वाले फॉर्मूले में पॉजिटिव लेते हैं और लेंस वाले फॉर्मूले में नेगेटिव लेते हैं। इसका मैग्नीफिकेशन भी होता है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन बेसिकली होता क्या है, देखो तुम लोग ने देखा होगा, मेलों में गए होगे तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर के आगे खड़े करते हैं, वो फनी मिरर्स वाला एक सेगमेंट होता है, उसमें क्या करते हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के आगे तुम लोग को ले जाके खड़ा करते हैं। तुम कहीं मोटे दिख रहे हो, कहीं छोटे से दिख रहे हो, आधा पोर्शन उनका कनकेव होता है, आधा कन्वेक्स होता है, तो इस कारण से फेस बहुत बड़ा दिखता है, पैर बहुत छोटे छोटे से दिखते हैं, है ना। तो इस चीज़ को मैग्नीफिकेशन कहते हैं, कि तुम्हारी एक्चुअल इमेज जो थी उससे कितनी बड़ी या कितनी छोटी इमेज दिख रही है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। चलो अब पावर ऑफ लेंस पढ़ते हैं, इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, सेकेंड वीडियो में लाऊंगी जिसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। पावर ऑफ लेंस की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है लेंस की एबिलिटी होती है या तो कन्वर्ज करेगी या वो डाइवर्ज करेगी। अभी हमने पढ़ा था ना, ये कौन सी लेंस है, मेरी बैड ड्राइंग को मुझे माफ़ करना उसके लिए, ये कन्वेक्स है कि कनकेव है, ये कनकेव मिरर है, केव बना हुआ है ना, देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अच्छा, तो इसका नेचर कैसा होता है, इसका डाइवर्जिंग होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो पावर ऑफ लेंस बेसिकली ये बताता है कि जो तुम्हारी लेंस है उसका कितना ज़्यादा डाइवर्जिंग या फिर कितना ज़्यादा कन्वर्जिंग नेचर है। तो पी कैसे निकालते हैं, 1/फोकस से। पी कैसे निकालते हैं, 1/फोकस से निकालते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट इसकी डायोप्टर होती है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, डायोप्टर होती है। जैसे हर चीज़ की एसआई यूनिट होती है ना, एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब इस चीज़ को इसी में ही नापा जाएगा, इंटरनेशनल अरीना में भी, तुम कहीं भी चले जाओ दुनिया में। जब पावर को किस में नापते हैं, डायोप्टर में नापते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू, और 1 डायोप्टर इज़ 1 मीटर इनवर्स। अगर 1 डायोप्टर की बात करें तो दैट इज़ 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पे बात ख़त्म, ये चैप्टर कंप्लीट। अब तुमसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय।